सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज 2 अप्रैल 2024 का ये न्यूज़पेपर है जिसको समरी बनाने की कोशिश किया हूँ। केजरीवाल जी को 15 अप्रैल के लिए ईडी ने भेज दिया तिहाड़ में। बोला है कि ये काफ़ी अनकोऑपरेटिव है, इवेजिव है और मिसलीडिंग भी। इस मामले में क्या काम का है? इस मामले में कोई काम का नहीं। ईडी के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। जो ईडी है ना, ईडी जो है वो एक्चुअली देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन आया था ईडी के बारे में। वो एक स्टेटमेंट में ऑप्शंस में दिया हुआ था कि ये कब बना है। इसके बारे में एक छोटा सा ये समझते हैं कि जो ईडी है ना वो फेरा एक्ट 1947 से ही बना था। जब देश आज़ाद हुआ था ना तभी ईडी बन गया था। बाद में उसका नाम 1957 में रिनेम करके ईडी रख दिया गया और अब जो है उसका नाम, उस एक्ट का नाम चेंज करके 1999 में फेमा एक्ट रख दिया गया। फेरा एक्ट का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अभी जो इसका नाम है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मतलब ओवरऑल ये फॉरेन एक्सचेंज को देखता है, ठीक है। उसके बाद ये 2002 में एक और एक्ट लाया गया पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के ये एक्ट है, उसको भी ईडी देखता है। और जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होते हैं, मतलब जो पैसे लेके भाग जाते हैं, फॉर एग्जांपल विजय माल्या, उस तरह के लोगों को भी ईडी ही अपने हाथों में लेता है। ईडी की हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और ये है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर ईडी काम करता है, ठीक है। ईडी के 5 रीजनल ऑफिसेज हैं। इसका एक फॉर्मूला है DCKMC, मतलब मैं ये यूज करता हूँ, यू कैन ऑल्सो यूज DCKMC। D फॉर दिल्ली, C फॉर चंडीगढ़, दोनों एक पास है, फिर है कोलकाता, फिर है मुंबई एंड देन लास्ट चेन्नई। ये 5 रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं। हेडक्वार्टर नहीं है, रीजनल सेंटर्स हैं, ऑफिसेज हैं जो ईडी के, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्या है कि पीएम ने आरबीआई को 19 डेज यहाँ हुआ है कंप्लीट। उसे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि इलेक्शंस तो मैं इलेक्शंस में बिजी हूँ, आप नेक्स्ट टर्म के लिए कुछ दूसरी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे, उसके लिए आप प्लानिंग बनाइए। फॉर एग्जांपल आपको स्पेस हो सकता है, ग्रीन एनर्जी हो सकती है, इन सब चीज़ों पर, ठीक है। कांग्रेस ने बोला कि टैक्स टेरर के बारे में बात किया। बोला कि जो आईटी मिनिस्ट्री है, इनकम टैक्स ऑफिस है, बार बार टैक्स को बढ़ा रहा है और हमें टेरराइज करने की कोशिश कर रहा है। तो इनकम टैक्स ने भी कोर्ट में बोला है कि हम लोग इलेक्शंस तक कोई भी ऐसा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये सारे एक्शंस जो है वो इलेक्शंस के बाद किए जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। आजकल एक पीएम मोदी जी ने और बीजेपी ने कांग्रेस पर ब्लेम किया एक कचेबू आइलैंड को लेकर के। कच्चा तीबू आइलैंड जो है वो चेन्नई से सटा हुआ है और इसके बारे में जो पॉलिटिकल डिबेट चल रही है वो तो काम का नहीं है। ये जो कच्चा तीबू आइलैंड के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये आइलैंड जो है ना, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक है, कच्चा तीबू आइलैंड। इसके बारे में मेन चीज़ ये है कि 285 एकड़ के आसपास का एक छोटा सा आइलैंड है। 1974 में इंदिरा गांधी जी ने एक एग्रीमेंट करके इसको श्रीलंका की टेरिटरी मान लिया। साथ में एक एग्जम्पशंस बनाए कि जो फिशरमैन है वो चाहे तो, अगर फिशरमैन चाहें तो वो वहाँ पे अपना फिशिंग कर सकते हैं, और कोई कैथोलिक श्राइन में कोई पिलग्रिमेज जाना चाहता है, तीर्थयात्री क्रिश्चियन, वो जा सकते हैं। ये 2 चीज़ों की छूट मिली है। इसके बाद और देखते हैं नेक्स्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने लेक्चर में वही बोला है कि जैसे बिना कोई वेरिएंट के जो भी हम लोग कोई पर्सनल डिवाइस, किसी का मोबाइल, टैबलेट या कुछ भी अगर हम लोग सीज किया जाता है ना पुलिस द्वारा, वो उसके पर्सनल राइट्स के अगेंस्ट जाता है, इंडिविजुअल के प्राइवेसी के अगेंस्ट जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है किसी के पर्सनल फ़ोन में काफ़ी उसकी अपनी पर्सनल डिटेल्स होगी, तो बिना वारंट के पुलिस को नहीं लेना चाहिए। और भी कुछ डायलॉग्स मारे जैसे कि जस्टिस डिलीवरी टाइम पे होना चाहिए, या फिर जो भी नए लॉ बने हैं ना भारतीय न्याय संहिता टाइप का, बोला कि ये सब काफ़ी अच्छा है, उसकी काफ़ी तारीफ़ की। सोचते हैं कि ये है ना, ये काफ़ी एक मज़ेदार पॉइंट है। ये काम का नहीं है एग्ज़ाम के लिए, बट मैंने इसको ऐड किया क्योंकि एक एरिया है लिबिया, ठीक है। जैसे कि ये अफ्रीका है ना, अफ्रीका देश, ठीक है, ऊपर यहाँ ये है और यूरोप है इधर। ये जो अफ्रीका है ना, इसके यहाँ पे एक लिबिया है। इस लिबिया में क्या हुआ ना कि जो प्राइम मिनिस्टर के जो रेसिडेंस है ना, उस पर आरपीजी से हमला कर दिया वहाँ के लोगों ने। वहाँ के लोकल जो गुंडे हैं, आरपीजी ने। आरपीजी समझते क्या होता है? जो जैसे मातु इस्लाम मूवी में एक होता है ना रॉकेट प्रोपेलर, जो कंधे पर लगा के से गोली चलाते हैं, ठीक है, वो होता है आरपीजी। तो जो आरपीजी से प्रेसिडेंट रेसिडेंस पर हमला कर दिया। ये काफ़ी अनस्टेबल एरिया है ये अफ्रीका का, ये जो रीजन है ना, और खासकर ये बीच वाले में तो सभी में कू हो चुका है, ये भी काफ़ी अनस्टेबल है। अब यूक्रेन ने बोला है कि रशिया ने 5 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को फायर किया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जो साउंड की जो स्पीड होती है ना, जो भी आप जानते हो 336 मीटर पर सेकंड या जो भी, उसको है ना एक लैंग्वेज में मैक बोलते हैं, ठीक है, उस स्पीड को मैक। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है ना, वो 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड होती है, मतलब 5 टाइम्स इनटू स्पीड ऑफ साउंड, फाइन।
तो 5 मैक से अधिक स्पीड वाली किसी मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। अब चूंकि ये जो मिसाइल है ना, इसका नाम है जिरकॉन मिसाइल। ये काफ़ी पहले भी नाम में रह चुका है जिरकॉन मिसाइल। ये रसिया का हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी स्पीड है ना वो 9 मैक की है, मतलब साउंड से ना 9 टाइम्स ज़्यादा वो फास्टर है। ये दूसरा आर्टिकल है जो मैंने डॉग के बारे में लिखा है, इसका मेन काम है कि कल भी हम लोगों ने देखा था कि न्यूज़पेपर में एक इस पे आर्टिकल था साइंस को लेकर के, जो नेचर ने डाला था, और आज इसके ऊपर फिर से एक एडिटोरियल है। एक्चुअली यूपीएससी की एक गलत आदत है, वो क्या करता है ना कि कोई एक सिंपल सा एनिमल पकड़ लेगा और इसके ऊपर जो है ना वो अपना ये कर देगा, उसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल 2023 में देखे तो स्क्वायरल के बारे में पूछा था, कभी एलिफेंट के बारे में पूछता है, फिर कभी फ्रॉग के बारे में पूछता है। तो इस बार डॉग जो है वो एक पूछ सकता है डॉग के बारे में, क्योंकि डॉग के बारे में क्या ही पूछेगा। कल के आर्टिकल में क्या था कि डॉग जो है ना, जो भी हम कुछ बोलते हैं, जैसे कि हमारे जो पेट होता है डॉग, उसको अगर बोलते हैं कि बॉल लेकर के आओ, तो जो बॉल है ना वो उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट होता है। इस चीज़ के ऊपर एक शोध हुआ था और रिसर्च में पाया गया कि ऐसा होता है कि उसके माइंड में इमेज बनता है। ठीक है, अब डॉग के बारे में क्या है, एक सिंपल सा एक फैक्ट बताता हूँ। डॉग जो वो पहला जानवर है, जो हम सभी को पता है कि जो आदि मानव के साथ रहना शुरू किया, बट डॉग में है ना, डॉग एक नेचुरल जानवर नहीं था कभी भी। पता नहीं आप लोगों को शायद नहीं पता हो, डॉग एक नेचुरल जानवर नहीं था, ये वुल्फ से बना है। जो वुल्फ को आदि मानव ने अपने साथ रखना शुरू कर लिया ना, वो धीरे धीरे करके डॉग बनता गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आरबीआई को 90 ईयर्स हुए हैं कंप्लीट, तो इसके ऊपर एक आर्टिकल है, 2-3 आर्टिकल एक्चुअली, लेकिन आरबीआई के बारे में थोड़ा समझते हैं। यूपीएससी में जो इकोनॉमी का एरिया है ना, वो सबसे अधिक मार्क्स वाले प्रीलिम्स में सबसे अधिक मार्क्स वाले क्वेश्चंस में से एक है। इकोनॉमी का जीएस 3 में भी काफ़ी अधिक रोल है। ठीक है, और इकोनॉमी में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक सब्जेक्ट होता है, वो होता है बैंकिंग एंड मनी सिस्टम एंड मनी एंड बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब बैंकों के बारे में पढ़ना। उस बैंकिंग सिस्टम का जो हम सभी जानते हैं कि बैंकों का जो माई बाप है ना वो आरबीआई है। ठीक है, तो हमें आरबीआई के बारे में थोड़ा जानना, जो कि बिना बैंकिंग सिस्टम को जाने आरबीआई को जानना थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन मैं एक छोटा सा झलक बस दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आरबीआई के बारे में। आरबीआई को बैंकर्स ऑफ लास्ट रिजोर्ट बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को वो देखता है, मॉनेटरी पॉलिसी में भी उसका रोल होता है। 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में भी इसका काफ़ी अधिक रोल रहा है। एक एक करके इसको देखते हैं क्या होता है। बैंकर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट इसे क्यों बोलते हैं? देखिए, बैंकर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट बोलने के पीछे इसका मेन कारण ये है कि, एक सेकंड, बैंकर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट बोलने के पीछे इसका मेन कारण क्या है कि ये ना पैसे देता है। जब भी कोई बैंक को या गवर्नमेंट को पैसे की कमी होती है तो आरबीआई इसको पैसे देता है। गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए होती है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है, आरबीआई इसको अपने पास रख करके गवर्नमेंट को पैसे प्रिंट करके दे देता है। ये काम होता है आरबीआई को। बैंकों को रेगुलेट करता है। ठीक है, आरबीआई जो है एक्चुअली वो 2 एक्ट के थ्रू चलता है। ठीक है, एक एक्ट का नाम है वो आरबीआई एक्ट, जिसे वो खुद बना था 1934 में, इसी से आरबीआई बना है और 1935 से वो काम करना स्टार्ट किया। ठीक, आरबीआई का जो दूसरा एक्ट है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, 1949 का है शायद वो, जो इसके थ्रू वो सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, बैंक्स में कितने पैसे जाएंगे, कितने पे वो इंटरेस्ट रेट घुमाएगा, उन सभी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। बैंकों को क्या तरीका से रहना चाहिए, ब्रांच खोलना है या नहीं नया ब्रांच, उस सब के लिए आरबीआई जिम्मेवार होता है। फिर वो कुछ और रिजर्व रेशियो भी रखता है कि आप आपातकाल में पैसे रखें थोड़ा, कि अगर इमरजेंसी आ जाए तो आप पैसे कहाँ से देंगे, इसलिए इसे बैंकर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है इसके बारे में। ठीक है, आरबीआई जो है फॉरेन एक्सचेंज को भी देखता है। जो भी हमारे देश में जो फॉरेक्स रिजर्व होती है ना, वो आरबीआई को ही हैंडल करना होता है, आरबीआई ही हैंडल करती है। उसके बाद देखिए मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है। क्या होता है कि हमारे देश में ना देखने के लिए पॉलिसीज़ 2 तरह की होती है। ठीक है, एक होता है फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है कि लोगों के हाथों में पैसे कैसे रहेंगे और कितना पैसा निकलेगा, और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाता है। ठीक है, अब इससे मॉनेटरी पॉलिसी से क्या होता है ना कि आपको इन्फ्लेशन जो महंगाई होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। अब ये कैसे करते हैं, ये सब्जेक्ट का हिस्सा है, अगर आपको नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, बाद में कभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। और 1991 की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आरबीआई का रोल रहा है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इस पर छोटा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। जैसे कि हमारा बैंक में अकाउंट होगा, ठीक है, तो हमारे अकाउंट होंगे सेविंग अकाउंट, जो बिजनेस होते हैं उसके होते हैं करेंट अकाउंट। ठीक है, वैसे ही जो देश है उसके लिए भी कोई सेविंग या करेंट अकाउंट होता ही होगा ऑब्वियसली। तो देश के लिए जो करेंट अकाउंट है ना, उसमें क्या होता है, कोई पैसा आएगा जाएगा, कोई पैसा भेज रहा है, हम कुछ खरीद रहे हैं विदेशों से, विदेश वाले कुछ हमारी चीज़ें खरीद रहे हैं, ये सब करंट अकाउंट में चला जाता है। ठीक है,
उसी तरह जो हम लोग लोन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो भी हम लोग लोन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सब आता है कैपिटल अकाउंट में। इकोनॉमी में कैपिटल का मतलब आप यूँ समझ लें कि कुछ भारी भरकम चीज़ है, ठीक है, या तो कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, लोन हो, ये सब इसमें आता है। तो होता है कैपिटल अकाउंट, और इन दोनों चीज़ों को मिला करके हमें बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब हुआ कि हमारे पास पैसा ही नहीं है फॉरेक्स रिजर्व में कि हम अपने नुकसान जो हो रहा है उसको हम भरपाई कर सकें, कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व में पैसा बचा ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इंडिया को यही क्राइसिस 1991 में देखने को मिला था। तब आरबीआई ने इसमें क्या रोल किया ये देखते हैं। आरबीआई ने तब क्या किया कि 46 टन जो गोल्ड था ना, जो 46 टन का गोल्ड था वो इंग्लैंड के एक बैंक को दिया और उसे फॉरेक्स रिजर्व थोड़े से बाई किए, और काफ़ी अधिक पैसे को डिवैल्यू किया, कम से कम 9 से 10% के आसपास में। कभी कभी है ना पैसे को डिवैल्यू करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे एक और टॉपिक है पैसे के बारे में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, बट फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ। पैसे को जो है ना, जो भी हम लोग करेंसी को कैसे होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि $1 में 80 रुपये है, ठीक है, कभी $1 में देखा कि 60 रुपये है, कभी हो सकता है देख लें कि $1 में 100 रुपये है। लेकिन इस पैसे को कौन मैनेज कर रहा है? देखिए, जो पैसे मैनेज करने का जो सिस्टम है ना, वो 2 तरीके की होती है। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज, एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज, और जो दोनों में हो उसको मिक्स्ड बोल सकते हैं, जिसमें दोनों ही फंक्शन हो। फिक्स्ड में क्या होता है, देखिए फिक्स्ड में क्या होता है कि गवर्नमेंट फिक्स कर देगी कि $1 का बराबर 80 रुपये होगा, तो वो इतना ही रहेगा, उसको ट्रेड से, मार्केट से कोई असर नहीं पड़ेगा। एक होता है फ्लोटिंग, उसमें मार्केट तय करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में $1 है और 60 रुपये है, तो $1 इक्वल टू 60 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। अगर $1 मार्केट में पड़ा हुआ है और मार्केट में 70 रुपये है, तो $1 बराबर 70 रुपये हो जाएगा। मिक्स्ड में क्या होता है कि फ्लोटिंग ही एक टाइप का है, लेकिन जब बहुत अति हो जाता है, इमरजेंसी, तो आरबीआई जैसा सेंट्रल बैंक उसमें कूद पड़ता है और थोड़े कुछ डॉलर की इधर उधर करके बदलाव करता है। तो इंडिया जो है मिक्स्ड को मानता है, ठीक है। एक टॉपिक इसमें बच गया यूपीएससी से जुड़ा हुआ, जो है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ठीक है, जिसके बारे में यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था। इसमें एक्चुअली 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई साइड से, 3 गवर्नमेंट साइड से, और ये लोग मिलकर क्या करते हैं, रेपो रेट बनाते हैं। रेपो रेट क्या होता है, इस रेट पर बैंक जो है ना वो पैसे उधार लेते हैं आरबीआई से। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंडिया ने पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी निकाला। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस सोलर ऑब्जर्वेटरी का नाम है कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। इसको हम लोग कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, जिसे हम लोग कोसो भी बोलते हैं, ठीक है। ये ना बहुत पुराना है, 125 ईयर्स एगो, तो जाहिर सी बात है कि इसे अंग्रेजों ने बनाया होगा। क्या कारण होगा बनाने का, बहुत पहले एक फैमिन कमीशन बना था, ठीक है। फैमिन कमीशन ने देखा कि फैमिन आने का एक पैटर्न है। जैसे क्या पैटर्न था कि जो सन होता है ना, उस पर सभी 11 ईयर्स का एक साइकिल चलता है, जिसमें ना सन काफ़ी तेज़ होगा या काफ़ी धीमा होगा। 11 ईयर्स का साइकिल उस समय उन लोगों को पता चल गया था। तो उन्होंने बोला कि एक सन स्पॉट की ना हम लोग देखने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी होना चाहिए, जो चीज़ को जांच करके बता सके कि सन कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। उसके अकॉर्डिंग हम ये सब चीज़ों को देखेंगे। और आज के टाइम में भी हमें पता है कि 11 ईयर्स का साइकिल होता है, जिसमें सोलर फ्लेयर निकलता है या फिर जो भी सोलर स्टॉर्म्स होते हैं, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक है, ये दोनों निकलते हैं। इसके बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि कैसे अफेक्ट करता है, तो वो अफेक्ट करता है कैसे, सेटेलाइट को, पावर ग्रिड को, नेविगेशन को। वो इतनी हाई मैग्नेटिक वेव को छोड़ता है कि हमारे सेटेलाइट हो, यहाँ तक कि बिजली ग्रिड जो होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, उसको भी असर करता है। इसलिए हमें सन को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, और आदित्य L1 भी हम लोग तो इसलिए ही भेजे, जाहिर सी बात है। तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना है कि 125 साल पहले कोडाइकल बनाया गया था ऑब्जर्वेटरी के बारे में, वो अंग्रेज़ों ने बनाया था, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। वो पीरियड सोलर साइकिल को 11 ईयर्स की है, ये काम हो सकता है 11 ईयर्स वाला सोलर साइकिल वाली, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो हैव ए नाइस डे।